मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने YouTube चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग की डे 4 जो कि NPO जो क्लास 12 के लिए हम लोग का चल रहा था, तो आज हम लोग अपनी डे 4 की क्लास को चालू करेंगे। जो कि मैंने 3 जो क्लासें हैं, डे 1, डे 2, डे 3, मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। पहले वो पढ़ें, अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डे 4। ये बेटा बैलेंस शीट। हमने NPO में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा, फिर पढ़ा इनकम एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़े कि कैसे सब्सक्रिप्शन आता है, उसके सम्स करें NPO का, इनकम एक्सपेंडिचर का भी करा। तो अब हम लोग की बारी होगी हमारी बैलेंस शीट ऑफ एन NPO। तो शुरू करते हैं हम लोग का बैलेंस शीट ऑफ एन NPO की। बैलेंस शीट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपकी बिजनेस की अच्छी पोजीशन बता देता है एक पर्टिकुलर डेट पे। फिर दूसरा, बैलेंस शीट में क्या क्या शो होता है? असेट्स शो होती हैं, लायबिलिटी शो होती हैं, और कैपिटल फंड शो होता है। कैपिटल फंड एक तरीके से कितना कैपिटल उसे मिल रहा है। और जैसे हम लोग बिजनेस फर्म की बैलेंस शीट बनाते थे, वैसे ही हम लोग NPO का भी बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं। अब अगर कोई सरप्लस या कोई डेफिशिएट इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड कैसे निकलेगा बेटा? कि जितनी भी टोटल असेट्स होगी उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग टोटल लायबिलिटीज़, तो निकल आएगा हमारा कैपिटल फंड। अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है या क्यों उसकी नीड होती है? ओपनिंग बैलेंस शीट की इसलिए नीड होती है कि कभी कभार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल फंड या कैपिटल फंड जो ओपनिंग वाला है वो नहीं दे रखा होगा। तो इसलिए हम लोग को एक हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी जिससे हम अपना ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढ सकें कि हमारा कैपिटल फंड जो कि ओपनिंग वाला या बिगनिंग वाला कितने का है। एक तरीके से वो मिसिंग आइटम रहता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये कैपिटल फंड क्यों बनाते हैं। तो हम लोग को ये लेना है कि जितने भी उसकी ओपनिंग वाली चीज़ें होंगी हम लोग सारा कंसिडर करेंगे ओपनिंग वाले जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में बनेगा। अब आप देख लें, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस शीट, डेट। फिर असेट्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले देख लें आप, असेट्स में आएगा, देखिए बिल्डिंग आई सबसे पहले, उसमें से माइनस किया और डेप्रीशिएशन माइनस करके लिख दोगे बाहर, जो अपन ने 11th क्लास पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में। फर्नीचर भी असेट होता है, उससे डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। ये वाला जो नया है थोड़ा सा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर नाम आप लोगों ने 11th में भी सुना हो तो आया होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसमें से भी डेप्रीशिएशन जितना भी आपको कोर्स दे रखा होगा वो भी आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा। अब ये सब्सक्रिप्शन जो रिसीवेबल है, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, ये बता रहा है हमको इट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला। बिगनिंग में तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही आ जाएगा, यही बताना था। इसके बाद प्रीपेड रेंट या प्रीपेड जो भी है वो सब असेट आएगी। कैश इन एंड कैश एट बैंक भी असेट होगा। अब बात करेंगे हमारी लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में देखें, सबसे पहले तो कैपिटल फंड जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। अगर दिया होगा तो डायरेक्टली अपन लिख देंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो कैपिटल फंड में से सरप्लस ऐड होगा, डेफिशिएट होगा तो माइनस हो जाएगा।
तो उसका टोटल बाहर लिख देंगे। अब फिर से मैंने आपको बताया, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिखा है तो कहाँ जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा है और ये एंड वाला होगा, क्योंकि आप साल के आखिरी में बैलेंस शीट अपनी बना रहे होगे। जितनी भी आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं वो सारी लायबिलिटीज़ में आ जाएंगी। तो ये एक हमारा फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। फिर एक और बैलेंस शीट का ये देखें आप फॉर्मेट, ये मैंने बुक से लिया है। ये देखें लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेट अमाउंट देखें। फिक्स एसेट्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, परचेज माइनस जो भी बुक वैल्यू है कोई एसेट्स की माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसी स्टॉक ऑफ कंज्यूमर मटेरियल कैसे, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके। फिर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, प्रीपेड आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कैश एट बैंक के सारे आइटम्स आ जाएंगे। अब आप मेन बात ये देखें कैपिटल फंड कैसे निकला। ओपनिंग कैपिटल में से प्लस सरप्लस, अगर डेफिशिट होगा तो डेफिशिट माइनस हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर होगा तो वो उसी में जुड़ जाएगा, मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस सॉरी अलग है। और कैपिटलाइज वैल्यू, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ है, या कोई लेगेसी, या कोई एंडोनमेंट फंड, या कोई एंट्रेंस फी करी गई है, तो ये भी लायबिलिटीज़ का ही पार्ट है। अगर कोई स्पेसिफिक फंड्स हैं, ये मेन समझने वाली बात है आपको, ये स्पेसिफिक फंड्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसमें से हम लोग ऐड करेंगे रिसीव्ड, उसमें से माइनस कर देंगे खर्चे, मतलब ओपनिंग जितना भी रिसीव्ड हो रहा है वो माइनस कर दो एक्सपेंस। तो ये हमारा स्पेशल फंड के बारे में बताया गया है। फिर आपको मालूम ही है बैंक ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी होता ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लायबिलिटी है, और ये क्रेडिटर्स भी लायबिलिटीज होते हैं। अब बात करें बेटा, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका हम लोग नाम देंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड होता है जहाँ पर हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, और जितना भी जो अमाउंट हमको मिला है या जो फंड्स हम लोग के अवेलेबल हैं कोई स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो एक स्पेसिफिक फंड अकाउंट में ही चला जाता है, ना कि एक जनरल अकाउंट में। एक जिस चीज़ के लिए उसने अकाउंट बनाया होगा, जैसे हमने कहा कि हम बच्चों की लिए, जैसे हमारी कोचिंग है, कोचिंग के लिए जैसे बच्चों के लिए 14 जनवरी मतलब 14 वो क्या है चिल्ड्रंस डे के लिए हम बच्चों को पार्टी देने के लिए एक फ़ंड बना देते हैं कि उन्हें मतलब पार्टी अच्छे से दे सकें। तो क्या हुआ, मैंने एक स्पेसिफिक फ़ंड बना ही दिया है बच्चों के लिए कि उनके चिल्ड्रंस डे पे ये पार्टी के लिए हो जाएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग भी कहा गया है कि जितने भी डोनेशंस हुए हैं या इनकम्स हुए हैं उनके सारे रिसिप्ट्स एक पर्टिकुलर फ़ंड में क्रेडिट हो जाते हैं, और जितने भी उनके पेमेंट्स हुए हैं वो सारे डेबिट हो जाते हैं। जो भी एनपीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखती है हर एक फ़ंड के लिए, जिससे उन्हें मालूम पड़ सके कि हमारा कितना क्रेडिट हुआ है और कितना हमारा डेबिट हुआ है, कि हमारा कितनी रिसीव हुआ है इनकम और कितनी हमारे एक्सपेंसेस में गए हैं, तो वो बता रहा है। जो भी क्रेडिट बैलेंस, जो भी क्रेडिट बैलेंस है फंड अकाउंट में वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, और कोई डेबिट बैलेंस होगा तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये था हमारा फंड फ्लो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब बात करेंगे कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ फंड्स इन केस ऑफ अ एनपीओ। सबसे पहला बात आता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स या एक जनरल फंड्स। जनरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो जनरल ऑपरेशंस कोई बिज़नेस चालू करने के लिए या कोई बिज़नेस को चलाने के लिए लेते हैं या वो फंड्स बनाते हैं।
इन फंड्स को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन पर कोई रुकावटें नहीं है कि नहीं हम उसी जगह पे ही यूज़ करेंगे, ये कहीं भी अपना यूज़ कर सकते हैं वो फंड्स को। अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो मैनेजमेंट उन जो भी मतलब जो फंड्स उन्होंने बनाए हैं तो वो कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी उन्हें लगता है। इसी इसी के साथ ये अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स या जनरल फंड्स को जनरल फंड भी कहा गया है, कैपिटल फंड भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट प्लस या माइनस होते हैं। अब बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड फंड्स की। रेस्ट्रिक्टेड फंड्स वो फंड्स होते हैं कि उन्हें जो भी मैनेजमेंट होगा उनका या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देती है, उसे रोक देती है कि वो वाला फंड्स उसी के लिए ही यूज़ होना है, कोई उसी के स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही वो फंड्स को यूज़ होना है, तो वो बताते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे बेटा ऑफ सच फंड्स? एंडोनमेंट फंड्स, एन्युटी मेथड, एन्युटी फंड, लोन फंड, प्राइज फंड और स्पोर्ट्स फंड करके ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड फंड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स और दूसरा होता है कैपिटल प्रोजेक्ट फंड्स। ये काफ़ी हैं पर देखा जाए तो अभी पहला पॉइंट क्या है कि कैसे कैसे रेस्ट्रिक्टिव फंड्स कैटेगराइज हो रहे हैं। स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स वो फंड्स होते हैं जो मेंटेन होते हैं और क्रिएट होते हैं जिससे उनकी इनकम और एक्सपेंस शो हो सके एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, और जो भी जनरल रेवेन्यू इनकम्स और जो भी उनके खर्चे हैं वो सेपरेटली उनको दिखा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जो भी अमाउंट अवेलेबल जो इन फंड्स में होता है, जो भी खर्चे वर्चे जो बोन करते हैं वो लोग, वो अपनी लायबिलिटी साइड में ही दिखा देते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यही है स्पेसिफिक रिजर्व फंड्स रेवेन्यू फंड्स का, कि वो फंड्स वो केवल एक स्पेसिफिकली उसी के लिए ही बनाए जाते हैं वो फंड्स, और जो जनरल पर्पस के लिए है वो सब लायबिलिटी साइड में ही जाते हैं, वो अपने खर्चे वर्चों को मीटअप करके। इसके बाद आता है कैपिटल प्रोजेक्ट फंड्स। वो फंड्स होते हैं जो लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं और जितनी भी डोनेशन या जो भी अदर रिसिप्ट्स उन स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स को बनाने में या कंस्ट्रक्ट करने में लगाते हैं, जैसे कि डोनेशन या कोई अपन ने पवेलियन बनाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन दिया या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिया है जो कैपिटल नेचर का है, वो एक स्पेसिफिक फंड अकाउंट में ही सेपरेट फंड अकाउंट में ही शो किया जाएगा। फिर आता है तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? एक ऐसा ग्रांट होता है जो गवर्नमेंट से रिसीव्ड होता है कोई स्पेसिफिक पर्पस करने के लिए। अब ये स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम जैसे हम होते हैं बहुत जगह, उनका ग्रांट्स गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है, उससे पैसा मिलता है, तो वो रेस्ट्रिक्ट है कि वो पोलियो एरेडिकेशन पर्पस के लिए ही वो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब यूज़ हो सकता है और किसी के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। इसके बाद आते हैं, कितना बचा है ये देख लो आप लोग, ये कुछ क्वेश्चन होंगे। एंडोनमेंट फंड। एंडोनमेंट फंड वो फंड होते हैं जो कोई गिफ्ट से रिसीव करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है और उससे वो इनकम जो जनरेट हो रही है या वो इन्वेस्टमेंट डाली हुई है वो फंड्स के लिए या कोई स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो होते हैं एंडोनमेंट फंड्स। जो भी इसका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, जो भी फंड्स का वो अनचेंज रहता है, और ये फंड जो कि परमानेंट भी होता है, टेम्पररी भी होता है, एक स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। अब बात करेंगे एन्युटी फंड की। एन्युटी फंड हमको सबको मालूम है कि एन्युटी का मतलब होता है एक ऐसा फिक्स एनुअल पेमेंट होता है जो हमारी लाइफ टाइम तक चलता है, और जितना भी पीरियड हम लोगों ने लिखाया होगा कि हमारी कितना तक ये मतलब ये फंड चलेगा। अगर कोई बेनिफिशियरी की मौत हो जाती है या कोई मर जाता है, तो वो जो एग्रीमेंट हुआ है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है जिससे उसने अपने एग्रीमेंट में या जो भी लिखा होगा मतलब कागज़ में जो उसने करा होगा वसीयत जो भी है। फिर बात करेंगे लोन फंड की। लोन फंड वो फंड होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लोन ग्रांट किया करते हैं। ये लोन रीपेमेंट के लिए
इंटरेस्ट के लिए और फाइन के लिए ही यूज़ किया करते हैं। इनका पर्पस प्रॉफिट्स कमाना नहीं है, पर उन इंसान को पैसा देना है जिसको उसकी ज़रूरत है। जैसे कि एजुकेशन लोन देना कोई बच्चे को हायर स्टडीज़ करने के लिए थी। ये थे हमारे कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ फंड्स इन केस ऑफ एनपीओ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर दबाना बेटा। अब बात करेंगे सवालों की। शो हाउ वुड यू डील with the following items in the final accounts of a चेतक क्लब एंड जयपुर। तो चलिए ये वाला शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। शो हाउ वुड यू डील द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ चेतक क्लब एंड ऑफ अ चेतक क्लब जयपुर। प्राइज फंड दिया है आपको, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्राइज गिवन दे रखा है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है और एक डोनेशन दे रखा है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था, अगर आप लोग को याद हो। ये वाला कैपिटल फंड एक टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़ करके, और एक सिंपल जो हम लोग ने बैलेंस शीट, ये भी मैंने आपको ये वाला बताया हुआ था। तो वही हम लोग को अब करना है हमारे इस सवाल के अंदर। तो चलो शुरू करें। चलो सबसे पहले लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट। ऊपर लिख देना बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट अगर दी हुई होगी तो लिख देना। अब देखें आप लोग, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो कहाँ पे आता है? सबसे पहले तो असेट में आता है। तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? ₹60,000 के। ठीक है, ये हमारी असेट ऐसे दिखेगी। अब मैं आपको एक लायबिलिटीज़ में बिल्कुल अच्छे से लिख के दिखाऊंगा कि लायबिलिटीज़ कैसे कैसे दिख रही है। सबसे पहले तो लायबिलिटीज़ में प्राइस फंड है कितने का? 80,000। उसमें से उसको इंटरेस्ट भी मिला है 6,000 का, जाने से पैसा मिला प्लस करते जाओ, डोनेशन भी मिला 25,000 कुछ, उसमें से प्राइस गिवन कितने के हैं? 10,000 के। प्लस माइनस कर दीजिए, आंसर आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। 1,01,000 करीब आपका ये प्लस माइनस करके 101,000 करके आना चाहिए आपका लायबिलिटी साइड का टोटल, और असेट साइड का 60,000। अब आप कहेंगे कि मैच क्यों नहीं हो रहा है? ये एक्सट्रैक्ट है, ये टुकड़ा है एक बैलेंस शीट का, इसलिए ये मैच नहीं होगा। जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे आप लोग करते जाइए। इसका आंसर लायबिलिटी साइड का लिख लें, 1,01,000। एसेट साइड का 60,000। ये आंसर हैं इनके। अगला सवाल पे चलें, ये भी देख लो आप। शो हाउ वुड यू डील द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग
द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एन एनपीओ। सबसे पहले तो टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड लिखेंगे प्लस कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, प्लस कर देना कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस करना है, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स भी प्लस करने हैं। केवल टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस होगा और सारा आपको टूर्नामेंट फंड में प्लस होता जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। केवल मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये प्लस माइनस इंटरेस्ट प्लस रिसिप्ट प्लस, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है वो प्लस कर दो, जहाँ जहाँ से जा रहा है माइनस कर दो। इसका कुछ आपको आंसर मिलेगा 1,92,000। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है आज। इसी के साथ आज का क्लास ओवर होता है। ये हम लोग ने एक्सट्रैक्ट देखा है बैलेंस शीट का। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे और मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना सकूँ। थैंक यू।